बिना सबटाइटल्स के एनीमे देखने के लिए मैंने पिछले साल जापानीज़ सीखने का ट्राई किया था। हालांकि मैं एक हफ्ते तक ही सीख पाया था, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो के एंड में ये कहा था कि मैं फिर से जापानीज़ सीखना स्टार्ट करना चाहूँगा। और उसको स्टार्ट करते करते लगभग मुझे 1 साल लग गए और मैंने दिसंबर 2021 से जापानीज़ सीखना फिर से स्टार्ट कर दिया था। और आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मुझे जापानीज़ सीखते हुए। और इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जापानीज़ सीखते हुए 31 डेज तक, और साथ ही मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और मैंने किन किन टूल्स और रिसोर्सेज का यूज़ किया। सबसे पहले तो मेरा जापानीज़ का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी गलत हो सकता है, क्योंकि मेरा हिंदी का भी प्रोनाउंसिएशन उतना कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जापानीज़ एनीमे देखने के लिए सीख रहा हूँ, एनीमे को सुनने के लिए सीख रहा हूँ, तो अभी के लिए ठीक ही है। तो मेरे पिछले ट्राई में मैंने यूट्यूब वीडियोस, डुओलिंगो और कुछ अन्य वेबसाइट से जापानीज़ सीखने का ट्राई किया था। और इस बार देखा जाए तो मैंने सेम चीज़ की है, लेकिन मैंने डुओलिंगो को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। मैंने डुओलिंगो का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। इस बार मैंने बुसू ऐप का यूज़ किया है, जो कि एक कम पॉपुलर ऐप है, लेकिन वो मुझे डुओलिंगो से ज़्यादा बेहतर लगी। उसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मेरा जो बेस्ट चीज़ मुझे उसका लगा कि उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, जो लैंग्वेज का, कि ये सीखो फिर ये। इससे जो है, अगर उसमें कुछ पेड भी है, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहता हूँ, तो मैं बस गूगल में उसको सर्च करके सीख लेता था। साथ ही मैंने इस बार जो भी मैं सीख रहा था उसके नोट्स भी बनाया था, कि आगे से अगर मुझे कुछ रिवाइज करना हो, कुछ भूल गया मैं, तो वो काम आ जाए। इसके अलावा मैंने एंकी नाम के ऐप का भी यूज़ किया है, जो कि एक फ्लैश कार्ड ऐप है। उसमें बस आपको जो वर्ड्स हैं उनको डालना होता है, उनका मीनिंग डालना होता है, और उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। बस जो आपने वर्ड्स उसमें डाले हैं उनको आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एंकी का भी मैंने यूज़ किया है। तो जापानीज़ को 3 राइटिंग सिस्टम से लिखा जाता है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। तो हिरागाना और काताकाना में लगभग 50-50 कैरेक्टर्स होते हैं, और कांजी की बात करें तो कांजी की संख्या 3000 से भी ज़्यादा है। तो मेरे पिछले ट्राई में मैंने हिरागाना और काताकाना को सीख लिया था, जो 1 वीक के लिए मैंने ट्राई किया था उसमें। और यहाँ पे कांजी भी मैंने कुछ कांजी भी सीखा था। तो 1 साल में मैं ऑब्वियसली कई चीज़ें भूल गया था। तो डे 1 to डे 3 जो है उसमें मैंने रिवाइज किया इन सब चीज़ों को, हिरागाना, काताकाना, और जो भी बेसिक कांजी मैंने सीखे थे, जैसे स्कूल का कांजी या फिर बुक का कांजी एटसेट्रा। डे 4 से डे 10 के बीच मैंने सबसे पहले मो पार्टिकल के बारे में सीखा, जो कि सिमिलैरिटी पार्टिकल है, यानी कि ये समानता दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सेंटेंस है, इसको मुझे जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, नोबिता भी पानी पीता है। इसका जापानीज़ में ट्रांसलेशन ये होगा, वाताशी वा मिजु ओ नोमिमास, नोबिता कुन मो मिजु ओ नोमिमास। उसके बाद मैंने कुछ नए वर्ब्स भी सीखे, जैसे कि उंडोसिमास यानी कि टू एक्सरसाइज, काइमोनोसिमास यानी कि टू शॉप, और कानकोसिमास यानी कि टू गो साइट सीइंग। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होने वाले कई एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण सीखे। बेसिकली इन एडवर्ब्स का यूज करके आप ये बता सकते हो कि आप कोई काम कितने फ्रीक्वेंटली या फिर कितने बारंबार करते हो। इनमें से कुछ एडवर्ब्स हैं इट्सुमो यानी ऑलवेज, टाइटे यानी यूजुअली, और ज़ेन ज़ेन यानी नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कहना है कि अक्षय कुमार हमेशा 4 बजे उठते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, कुमार सानवा इट्सुमो कोजेन योजीनी ओकीमास। इसके अलावा मैंने कुछ नए वर्ड्स के कांजी भी सीखे, जैसे कि वातासी और तोमो। तो डे 10 से डे 19 के बीच सबसे पहले मैंने सीखा डे पार्टिकल के बारे में। इससे आप ये बता सकते हैं कि कोई कार्य कहाँ पे हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कहना है साकुरा पार्क में एक्सरसाइज करती है, तो मैं उसे जापानीज में इस तरीके से कह सकता हूँ। जापानीज में पार्क को कोएन बोलते हैं, तो साकुरा वा कोएन डे उंडोसिमास। इसके अलावा इसी पार्टिकल का यूज करके आप ये भी बता सकते हैं कि कोई जगह पे आप किस ट्रांसपोर्ट से पहुंच रहे हैं, बस से, ट्रेन से, एटसेट्रा। इसके बाद मैंने तो पार्टिकल के बारे में सीखा, जिससे आप ये बता सकते हैं कि कोई काम आप किसके साथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मारुओ के साथ टेनिस खेलूंगा, इसको मैं कह सकता हूँ वाताशी वा मारुओ सांतो टेनिस ओ सिमास। बाय द वे, मारुओ बेबी स्टेप्स नाम के एक एनीमे का मेन कैरेक्टर है, और मुझे ये एनीमे बहुत पसंद है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है इसको, तो प्लीज़ चेक इट आउट। इसके बाद मैंने फैमिली से रिलेटेड कई वर्ड सीखे, जैसे कि यंग सिस्टर को कहते हैं इमोटो, ओल्ड सिस्टर को कहते हैं आने, ओल्डर ब्रदर को कहते हैं आनी, एटसेट्रा।
साथ ही अगर आपको किसी दूसरे के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करना है तो उसके लिए थोड़े अलग वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि आने हो जाता है उन्हें सान, आनी हो जाता है उन्हीं सान एटसेट्रा। इसके अलावा मैंने इनमें से कई वर्ड्स के कांजी भी सीखे। इसके अलावा भी मैंने एक नया वर्ड सीखा जो कि है सासेन यानी कि फोटो। इसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि अगर आपको किसी को सजेशन देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गोकू को एनिमे देखने का सजेशन देना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, गोकू वा एनिमे ओ मीमासेन का। या फिर मुझे कहना है कि चलो मूवी देखते हैं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि एगाओ मीमासो। डे 20 से डे 27 के बीच सबसे पहले मैंने ये सीखा कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसको कैसे शो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे कन्फेस कर सकते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है सुकी और दाईसुकी। सुकी मतलब होता है लाइक और दाईसुकी मतलब होता है लव। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कहना है आई लाइक लिली तो मैं ये कह सकता हूँ यूरी गा सुकी देस, और यहाँ पे यूरी मतलब होता है लिली फ्लावर। उसके बाद मैंने 2 जापानीज फूड ग्रीटिंग्स के बारे में सीखा, इतादाकिमास और कोचिसो सामा। इतादाकिमास अगर आप एनीमे देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि खाना खाने के पहले इतादाकिमास बोला जाता है और खाना खाने के बाद गोचिसो सामा। ये बेसिकली उस फूड को बनाने वालों को और गॉड को थैंक्स टाइप से बोला जाता है। इसके बाद मैंने बाकी का टाइम मोस्टली एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण सीखने में लगा दिया। और जापानीज में 2 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, ई एडजेक्टिव्स और ना एडजेक्टिव्स। जापानीज विशेषणों के कुछ एग्जाम्पल हैं ओइसी यानी कि डिलीशियस, कीरे यानी कि प्रीटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कहना है कि दिस रूम इज प्रीटी या फिर ब्यूटीफुल तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कोनो हेया वा कीरे डेस। या फिर अगर मुझे कहना है कि सुमिरे इज ए काइंड फ्रेंड तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, सुमिरे सान वा शिनसेत्सु ना तोमोडाची देस। इसके अलावा मैंने इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स का कांजी भी सीखा। तो डे 28 से डे 31 के बीच सबसे पहले मैंने सीखा कारा और मादे के बारे में। इसका जो बेसिकली इंग्लिश में मतलब होगा फ्रॉम और अंटिल, और इसका यूज करके आप ये बता सकते हैं कि कोई काम कब से कब तक हो रहा है। इसके अलावा मैंने जापानीज में वीक डेज का भी नाम सीख लिया। जापानीज में मंडे से स्टार्ट करते हुए डेज के नाम है गेत्सुयोबी, कायोबी, सुईयोबी, मोकुयोबी, कियोबी, दोयोबी और निचियोबी। इसके अलावा मैंने जापानीज में मंथ्स को कैसे बोलते हैं ये भी सीख लिया। और वंस को बोलना बहुत इजी है, बस आपको नंबर्स के आगे गाट्सू लगा देना है। मतलब इची मतलब 1 होता है और गाट्सू मतलब होता है मंथ। तो इची गाट्सू मतलब जनवरी, नी गाट्सू मतलब फरवरी, सान गाट्सू मतलब मार्च एंड सो ऑन। तो 31 डेज तक जापानीज सीखने के बाद मुझे एनीमे देखते हुए कई चेंजेस दिखाई दिए हैं, जैसे कि मुझे कई ज़्यादा वर्ड्स समझ आ रहे थे, कुछ सिंपल सेंटेंसेस को मैं बिना सबटाइटल्स के भी समझ पा रहा था। और कुछ बार तो मैं जब कुमी कैंट कम्युनिकेट देख रहा था नेटफ्लिक्स में तो मुझे कई जगह सबटाइटल्स गलत लग रहे थे कि इस वर्ड के लिए ये यूज़ होना चाहिए था, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड था, इस टाइप से लग रहा था। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और जैसे जैसे मैं जापानीज़ के और वर्ड सीख रहा हूँ एनीमे में भी मुझे और वर्ड्स समझ आ रहे हैं। हालांकि जो मज़ा, जो एक्साइटमेंट मुझे तब हुई थी जब मैंने हिरागाना और काताकाना को पहली बार सीखा था, उनको सीखने के बाद मैं एनीमे के लगभग मोस्ट सेंटेंसेस को पढ़ पा रहा था जो भी लिखा होता था स्क्रीन में। उस लेवल का मज़ा, उस लेवल का एक्साइटमेंट मुझे अभी तक नहीं हुआ है। इन 31 डेज में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जापानीज़ की, और कई चीज़ें सीखनी बाकी हैं, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बुसु में जो कोर्स है, जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, लगभग उसको कंप्लीट करने में मुझे 6 to 7 मंथ्स लग जाएंगे। उसके बाद ही मुझे लगता है मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर मैं एनीमे में जापानीज़ को समझना चाहता हूँ तो। लेकिन मैं यहाँ पे पिछली बार जैसे क्विट नहीं करने वाला। पिछली बार मैंने 1-2 घंटे डेली लगाए थे जापानीज़ पे, लेकिन इस बार मैंने ऑन एवरेज 30 मिनट्स ही स्पेंड किए हैं जापानीज़ सीखने पे, और मुझे लगता है कि मैं इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि लैंग्वेज कुछ पता होना एक बहुत पावरफुल स्किल है, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता तो मैं हॉलीवुड के कुछ मूवीज़ नहीं देख पाता। ये जो भी अगर मुझे कुछ गूगल में सर्च भी करता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली तो इंग्लिश में ही होते हैं। सेम चीज़ जापानीज़ के साथ भी है, क्योंकि जापानीज़ सीखने के बाद एनीमे तो मैं समझ ही पाऊंगा, लेकिन साथ ही कई और चीज़ें हैं, जैसे कि जापानीज़ लिटरेचर भी समझ पाऊंगा, मैं मांगा भी समझ पाऊंगा, और जापानीज़ वेबसाइट्स हैं, जापानीज़ आर्टिकल्स हैं, उन सबको मैं पढ़ पाऊंगा। साथ ही मैं ये भी जान पाऊंगा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन का जापानीज़ वॉइस कैसा है। वो उतना ज़रूरी नहीं है। तो या मैं जापानीज़ सीखना कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्या आपको जापानीज़ आता है या नहीं आता, कितना जापानीज़ आता है, क्या आप भी सीख रहे हैं या फिर आप सीख चुके हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं जापानीज़ से रिलेटेड, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।